अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और कुछ बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसको मखसूस नशिस्तों से महरूम करने के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर। इलेक्शन कमीशन ने क्या फैसला दिया है, इस फैसले के क्या असरात होंगे और क्या ये फैसला हतमी है, इससे मुतालिक कुछ कम से कम अल्फाज में बात करने की कोशिश करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने फैसला ये दिया है कि क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात से पहले मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराई थी बतौर सियासी जमात, इसलिए अब वो इंतखाबात के बाद अगर बेशक उनके पास बहुत ज़्यादा नशिस्तें हैं पीटीआई के शामिल होने के बाद, तो वो मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं है। हवाला दे रहा है इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 51 का, और आइन का आर्टिकल 51 ये कहता है कि अगर कोई सियासी जमात सूबों में और मरकज़ में, आसान लफ्ज़ों में बता रही हूँ कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें जीत के आती है, तो उन नशिस्तों के तनासब से मखसूस नशिस्तें एलोकेट होती हैं सियासी जमातों को, और उन मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो फैसला है कि किन किन को मिलनी है वो उन फहरिस्तों की बुनियाद पर होता है जो वो सियासी जमातें इंतखाबात से कबल एक मुकर्ररा मुद्दत के अंदर इलेक्शन कमीशन को जमा कराती हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये जो मखसूस नशिस्तें जमा के लिए मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्तें जमा कराने का वक्त था, वो इंतखाबात से कबल दिया। उस वक्त के अंदर 2 दिन की तोसी भी की गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर सियासी जमात वो मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा तो कराई थी, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पूरी की पूरी सियासी जमात डिसमेंटल हो जाएगी और इंतखाबात में बतौर सियासी जमात हिस्सा नहीं ले सकेगी, और फिर उनको इंतखाबात से पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होना पड़ेगा। और फिर इलेक्शन कमीशन ये जो एक तजब्जुब पैदा होगा या एक सिचुएशन क्रिएट होगी, उस सिचुएशन में ये फैसला सुना देगी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहल नहीं है। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ गलतियां भी की हैं, उन गलतियों से मुतालिक बात करते हैं, लेकिन पहले ये कि इलेक्शन कमीशन का फैसला क्या है। इलेक्शन कमीशन ये कहता है, इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान ये कहते हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, वो इन मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं है, इसलिए जो बाकी सियासी जमातें हैं उनको ये मखसूस नशिस्तें तनासब के हिसाब से दे दी जाएं। अब मुस्लिम लीग नून के पास कौमी असम्बली में सबसे ज्यादा नशिस्तें हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद दूसरे नंबर पे जिस सियासी जमात के पास ज्यादा नशिस्तें कौमी असम्बली में वो मुस्लिम लीग नून है। इसी तरह फिर पीपल्स पार्टी के पास जाएंगी, एमक्यूएम के पास जाएंगी, दीगर सियासी जमातों के पास जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसके पास एक भी नशिस्त नहीं आएगी, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात से पहले जो मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त थी वो जमा नहीं कराई थी। जबकि इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर जो कि पंजाब से हैं, बाबर हसन भरवाना, उनका ये कहना है कि वो इस बात से तो इत्तफाक करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसको ये मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन वो इस बात से इत्तफाक नहीं करते बाकी 4 मेंबरान की तरह कि ये दीगर सियासी जमातों को एलोकेट कर दी जाए, बल्कि वो ये समझते हैं कि आइन के आर्टिकल 51 और 106 में तरमीम तक इन नशिस्तों को खाली रखा जाए। अब आइन का आर्टिकल 51 क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो सियासी जमात जितनी बड़ी तादाद से नशिस्तें जीत कर आती है कौमी या सूबाई असम्बलियों में, उसके तनासब से उस सियासी जमात को मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी, और वो मखसूस नशिस्तों की जो फहरिस्तें हैं वो सियासी जमात ने इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन को मखसूस दौरानिये में जमा करानी थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने, क्योंकि इंतखाबात में ये इलेक्शन कमीशन का फैसला कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में बतौर सियासी जमात हिस्सा नहीं लिया, बल्कि उनके जो अपने भी उम्मीदवार थे वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते रहे, तो फिर वो इन मखसूस नशिस्तों के अहल नहीं हो सकते। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मालूम था कि इंतखाबात से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला आ जाएगा इंतखाबात के बाद, और उससे ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि उन्हें पता होता कि वो मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराते। खैर, इलेक्शन कमीशन का ये जो 22 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला है ये कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड जमात तो है, लेकिन उन्होंने बतौर रजिस्टर्ड जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे याद आई वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में फॉर्म 33 से मुतालिक सलमान अकरम राजा की एक पिटीशन थी। वो पिटीशन इस फैसले के तनाजुर में अगर देखी जाए तो उसमें सलमान अकरम राजा ये कह रहे थे कि बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान आपने ले लिया, लेकिन उनको बतौर सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए, यानी फॉर्म 33 के ऊपर पीटीआई के कैंडिडेट के आगे भले आप उसको आज़ाद का सिंबल दें, सिंबल उसको भले आप कोई भी बैंगन आलू मूली जो भी दे दें, लेकिन आगे सियासी जमात की जो फहरिस्त होती है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दर्ज कर दें। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सेटल कर लेती, इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ या हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये बात सुन लेती, तो फिर उसके बाद ये मसला क्रिएट ना होता। लेकिन अब ये मामला
सामने आ चुका है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ये भी एक्सेप्ट कर रहा है कि ये जो पूरी सिचुएशन है इसके लिए आइन खामोश भी है। तो उसमें वो ये समझते हैं कि आइन की जहाँ तक बात है और जो मंशा है उसके मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इन मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब 13 जनवरी को बल्ले का इंतखाबी निशान लिया गया था तो यही वो बातें और यही वो असरात थे जिनको डिस्कस कर रहे थे तमाम लोग। और फिर चीफ जस्टिस कादी फैज ईसा के ऊपर तनकीद भी की जा रही थी, लेकिन उस तनकीद पर उन्हें कुछ बहुत बुरा लग गया। उनको क्या बुरा लगा, एस्टैब्लिशमेंट को उनसे ज़्यादा बुरा लग गया। और उस तनकीद के बाद हुआ ये कि बहुत से हमारे सहाफ़ी दोस्तों को एफआईए से नोटिसेस आए, कुछ को तो एफआईए पकड़ कर ली गई, और इसी जुर्म में कि ये बात क्यों कर रहे हो कि इंतखाबात से पहले धांधली में अदलिया ने कोई किरदार अदा किया। अब मुझे एक बात बताएं, 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देती है कि बल्ले का इंतखाबी निशान पीटीआई के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं कराया। उसके बाद पीटीआई ने आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़े और बड़ी तादाद में नशिस्तें, अगर फॉर्म 47 वाले ही नताइज मान लिए जाएं तो 92 नशिस्तें कम नहीं होती। 92, 93 नशिस्तें पीटीआई निकाल गई और उसके बाद पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू किया। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी यानी एक तरह से फुल इलेक्शन कमीशन का वो बेंच है, 5 ही मेंबरान होते हैं इलेक्शन कमीशन के। तो पूरी इलेक्शन कमीशन की राय ये है कि पीटीआई किसी भी सूरत इन मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं है, क्योंकि पीटीआई ने जो गलती की है वो ये की है कि उन्होंने किसी और सियासी जमात में शमूलियत के बजाय सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की। अगर पीटीआई जमात इस्लामी के साथ मिलती या पीटीआई किसी ऐसी जमात के साथ इत्तेहाद करती जिसने के मखसूस नशिस्तों के नाम पर एक दो नशिस्तों की फहरिस्त भी जमा कराई होती इलेक्शन कमीशन में, तो आज सिचुएशन कुछ डिफरेंट होती। अब ये मामला अल्टीमेटली जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाकर कुछ इसलिए भी डिसाइड होगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहीं ना कहीं ये तस्लीम किया जा रहा है कि दीगर सियासी जमातों ने तो ये कंटेंट किया ना इलेक्शन कमीशन के सामने कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पहले मखसूस नशिस्तें नहीं इलेक्शन कमीशन को दी, फिर उन्होंने बतौर सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया तो उनको मखसूस नशिस्तें ना दे। लेकिन फिर यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ लॉ ये क्रिएट हो रहा है, जो कि मेरी राय में है कि अगर एक सियासी जमात जो कि एक फैसले की वजह से डिसमेंटल हुई, उसके तमाम लोग जीत के आ गए इतनी सारी नशिस्तें, तो फिर उनका फेट क्या होगा? क्या आइन के तहत उनको महरूम कर दिया जाए नशिस्तों से? सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का फैसला ज़रूर करना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ एक बड़ी चीज़ जो है यहाँ पर, वो सदारती इंतखाबात हैं। सदारती इंतखाबात हो रहे हैं अगले हफ्ते, और इस अगले हफ्ते में होने वाले आई थिंक इसी हफ्ते 9 कब है, जब भी है सदारती इंतखाबात के अंदर जो सूबाई असेंबलियों से वोट पड़ने हैं या फिर जो कौमी असेंबली से वोट पड़ने हैं, उन वोटों का असर होगा बराह रास्त इस इलेक्शन कमीशन के फैसले के ज़रिए। और वो ऐसे कि सदारती इंतखाबात में सेनेट के वोट डलते हैं, सेनेटर्स के, उसके अलावा जो दूसरे नंबर पर वोट होते हैं वो कौमी असेंबली के मेंबरान के होते हैं। फिर सूबाई असेंबलियों का तनासब कुछ ऐसे तय होता है कि जो कम से कम असेंबली की नशिस्तें हैं, जैसे बलूचिस्तान असेंबली में फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ 50 नशिस्तें हैं तो बाकी तमाम जो सूबाई असेंबलियां हैं उनमें भी जो तमाम मेंबरान हैं उनके वोट उस 50 के तनासब से काउंट होके सदर को पड़ेंगे। अगर पीटीआई को रिजर्व सीट्स नहीं दी गई, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिजर्व सीट्स नहीं मिली, तो इसका मतलब है कि उनका वोट बैंक तो मुकम्मल तौर पर गिर गया। लेकिन दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक बहुत बेहतर हो गया। तो यानी सदर आसिफ अली जरदारी को बनाने के लिए ये फैसला बहुत ही जो है वो जिसे आप कहते हैं कि फेवरेबल साबित होगा। और इसलिए क्योंकि सदर जरदारी के साथ जो दूसरे कैंडिडेट जिनको कि मजबूत समझा जा रहा है और जो शायद टफ टाइम दे सकते थे वो महमूद खान अचकज़ई हैं, जिनको पीटीआई की हिमायत हासिल है, जिनको मौलाना की कहीं ना कहीं अभी ये चीज़ भी डिसाइड हो रही है कि हिमायत हासिल है। तो ये पूरी जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, अब इसमें फिर से जो सेंटर ऑफ अटेंशन है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट बनने जा रही है। लेकिन फिर देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस बार क्या फैसला करती है। अब यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा मुमकिन तौर पर अगर इस बेंच का हिस्सा नहीं बनते या बनते भी हैं तो फिर उन्होंने इस एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आइन का जिसमें कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इस मामले को वंस फॉर ऑल तय होना है, उसके अंदर उनको फैसला करना होगा कि उनके पिछले दिए गए फैसले के असरात को ही जिंदा रखा जाए या फिर इस बार जिस जमात को जैसे कि कहा जा रहा है कि अवाम ने किसी हद तक कोई मैंडेट दिया है उसको उसका जायज हक दिया जाएगा। तो खैर अब तक की तो सिचुएशन ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन के फैसले को माना जाए तो जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके पास अब एक तरह से 2/3 अक्सरियत बनती हुई नजर आ रही है। वो जो चाहे तरमीम जैसे जैसे उन्होंने वादे किए होंगे इलेक्शन में
سے پہلے یا الیکشن کے دوران سیٹلمنٹ میں وہ پورا کرنے کے لیے وہ تمام ترامیم کر سکتی ہے، لیکن اس کے اندر پھر عدالتوں کا کردار ہے اور دیکھنا ہوگا کہ عدالتیں وہی فیصلہ برقرار رکھتی ہیں جو الیکشن کمیشن نے دیا ہے، یا پھر آئین کی کوئی تشریح بہتر طریقے سے کی جاتی ہے، یا معاملہ آئینی ترمیم کے لیے اب منتخب قومی اسمبلی کو بھیجا جاتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔